आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक एडवांस पार्ट। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका है, जिसमें मैंने आपको सभी तरह की बातें बहुत अच्छे से बता चुकी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। लेकिन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम एक टॉपिक से स्टार्ट करके उस टॉपिक को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या बातें करने वाले हैं एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो कायरलिटी होती है, वो कायरलिटी जरूरी नहीं होती कि हमेशा एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से हो। कायरलिटी उन मॉलिक्यूल में भी हो सकती है जहां पर एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो हम बात कर सकते हैं कायरलिटी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और वह खास तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं विदाउट एसिमेट्रिक सेंटर। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा यही रहेगा। इसके अंदर हम बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार कायरलिटी के और क्या क्या कॉज हो सकते हैं, एक्सियल कायरलिटी क्या होती है, सेंट्रल कायरलिटी क्या होती है, हेलिकल कायरलिटी क्या होती है और सेंट्रल कायरलिटी क्या होती है। अभी तक आपको मैंने जितना भी पार्ट पढ़ाया है वो सारा का सारा सेंट्रल कायरलिटी का ही पार्ट पढ़ाया है। अब हम थोड़ा सा एडवांस बात करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक तो हमारे पास ये हो चुका है। दूसरा टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे कायरलिटी इन मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बन कायरल सेंटर। हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि जहां पर आपके पास कार्बन कायरल सेंटर को रिलेटेड तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हम उठाने वाले हैं जहां पर कार्बन के अलावा भी कायरल सेंटर होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उनको लेकर हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या होता है वॉल्डेन इन्वर्जन, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। जहां पर अम्ब्रेला फिलिपिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है या फिर पिरामिडल इन्वर्जन, ये सारी चीजें हम एक टॉपिक में खत्म करने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा हमारे पास वो टॉपिक होगा हमारा टोपोसिटी से रिलेटेड। टोपोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। टोपोसिटी में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे पास प्रोटॉन्स एनिसोमेरिक, डायस्ट्रोमेरिक, होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फिर प्रोकायरल सेंटर, टोपोसिटी एंड प्रोकायरल सेंटर क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हम सारी बातें करने वाले हैं। जो फोर्थ टॉपिक होगा हमारा, इसके बाद ये हमारा सारा मतलब मेजर पोर्शन हो चुका है कवर। उसके बाद एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपका एकदम अलग ही पार्ट आ जाएगा जिसका नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ये जो पार्ट आप जिसको देख रहे हो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बहुत सारी बातें हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर आप यूं कह लो रिएजेंट केमिस्ट्री, जो भी आपकी नेट गेट की हायर केमिस्ट्री है, उसमें आपका यही ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यहाँ से यूज़ होने वाला है, ठीक है। अभी तक मतलब वो वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे थे वो था स्टैटिक, ये हमारा थोड़ा सा डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री डील करती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के साथ। ये सारी बातें हम एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। अब हमारा आज का सबसे पहला हेडिंग जो है, वो सबसे पहला हेडिंग हमारा यही है
कायरलिटी इन मॉलिक्यूल्स और जहां पर हम मेंशन कर लेंगे हैविंग नो एसिमेट्रिक सेंटर, नो एसिमेट्रिक सेंटर। ये हमारी आज की हेडिंग है। अब इस हेडिंग को हम धीमे धीमे आगे करके आगे बढ़ाते हैं। देखो कैसे क्या है, कायरलिटी इन मॉलिक्यूल्स हैविंग नो एसिमेट्रिक सेंटर। अब अगर ये बात मैं समझाऊं तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं वो पुरानी वाली बात है। एक बार हम पुरानी वाली बात जरूर करेंगे, नई वाली बातें हमेशा तभी समझ में आती हैं जब पुरानी वाली बातें आपको याद रहेंगी। पुरानी वाली बात मैंने क्या बताई थी आपको? पुरानी वाली बात बताई थी कि जो कायरलिटी होती है, कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, इस तरह की कायरलिटी को हम लोग नाम देते हैं, इस तरह की कायरलिटी को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल कायरलिटी। सेंट्रल कायरलिटी मतलब अभी तक जो हमने मैक्सिमम बातें की हैं वो सारी की सारी बातें सेंट्रल कायरलिटी से रिलेटेड है, जहां पर आपका जितने भी मॉलिक्यूल्स आप ऑप्टिकली एक्टिव या फिर कायरल बता रहे थे उनमें एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद था। अब हम लोग टॉपिक ही क्या पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर वह मॉलिक्यूल्स जिनके पास कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो वो एसिमेट्रिक सेंटर की जगह और क्या क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो शुरू करते हैं। एक सबसे पहला होता है कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इन अ मॉलिक्यूल। इस तरह की कायरलिटी को हम लोग नाम देते हैं एक्सियल कायरलिटी। इस तरह की कायरलिटी को हम लोग नाम देते हैं एक्सियल कायरलिटी, जहां पर कायरलिटी एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद नहीं है, वहां पर कायरल एक्सिस होगी और कायरल एक्सिस ही उसका मेन कॉज होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी। ऐसे ही जो हमारे पास अगला रीजन हो सकता है कोई भी कंपाउंड को कायरल कहने का, तो कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल प्लेन। यहां पर आप नाम ऊपर भी से कर लो, कायरल एक्सिस, कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन। और कायरल प्लेन की वजह से जहां पर कायरलिटी आती है उसको हम लोग नाम देते हैं प्लेनर कायरलिटी। तो ये दूसरी वजह हो चुकी है जहां पर अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद नहीं है फिर भी वह मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल प्लेन। तीसरी जो वजह है कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स आती है इसी को हम लोग नाम देते हैं हेलिकल कायरलिटी। हेलिकल कायरलिटी। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा एडवांस हिस्टोकेमिस्ट्री का सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कायरलिटी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स विदाउट एसिमेट्रिक सेंटर। मतलब हम ऐसे मॉलिक्यूल के साथ डील करेंगे जहां पर एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा और फिर भी वह मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर वो कौन कौन सी वजह हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस, मतलब मॉलिक्यूल में कायरल एक्सिस होगा, क्या होगा, किन में होगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कायरल एक्सिस की वजह से वह मॉलिक्यूल कैसा हो, कायरल हो। और
उस कायरलिटी को हम नाम देते हैं एक्सियल कायरलिटी। ऐसे ही कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल प्लेन, उस कायरलिटी को हम लोग नाम देते हैं प्लेनर कायरलिटी। ऐसे ही कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम नाम देते हैं हेलिकल कायरलिटी। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और हम एग्जाम्पल कहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, ठीक है। आप सभी लोग एग्जाम जानते हो, है ना। आपके पास एक यूपीएससी एग्जाम होता है और एक आपके पास बीपीएससी एग्जाम होता है। तो जो भी आपके पास जिले में डीएम होते हैं, डीएम तो आप जानते होगे, वह डीएम यूपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम को फाइट करके भी बने जा सकते हैं, और वही बीपीएससी, जैसे बिहार का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो बिहार का जो उनका स्टेट लेवल पे एग्जाम है, उसको भी फाइट करके डीएम बन सकते हैं। मतलब एक ही कुर्सी है, लेकिन वहां पर बनने के तरीके अलग अलग हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस डीएम को कायरलिटी से बता सकते हैं। ये एक तरीके की कायरलिटी है, और जो कायरलिटी है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से ही आए। वह कायरलिटी एसिमेट्रिक सेंटर के वजह से ना आकर कायरल एक्सिस की वजह से भी आ सकती है, कायरल प्लेन की वजह से भी आ सकती है, और हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से भी आ सकती है। डीएम का काम एक ही है, कायरलिटी का मतलब एक ही है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, लेकिन उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं, उसके आने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इसको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। ये बेस्ट स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कायरलिटी इन मॉलिक्यूल्स हैविंग नो एसिमेट्रिक सेंटर में। पहला टॉपिक होगा हमारा वह सभी मॉलिक्यूल्स जहां पर कायरल एक्सिस मौजूद होगी, और हम एक एक करके उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे आराम से, और देखेंगे कि आखिरकार कायरल एक्सिस क्या है और किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है। क्योंकि कायरलिटी का जो मेन एंड में ऑब्जर्वेशन आएगा वो ऑप्टिकली एक्टिविटी से आएगा, क्योंकि हमें पता है ऑप्टिकली एक्टिव बताने के लिए कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। बस, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस। तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब अगर थोड़ा सा आगे बात करेंगे तो हमारे पास हेडिंग हमें पता ही है। अब उस हेडिंग में हम लोग सबसे पहला जो हमारे पास पोर्शन है वह है कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस। कायरलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस। और कायरल एक्सिस के प्रेजेंस की वजह से जो कायरलिटी आती है उसी को हम लोग नाम दे देते हैं एक्सियल कायरलिटी। ठीक है, अब हमें किस किस सिस्टम में पढ़ना है इसकी एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एलीन्स में। आपको एलीन्स बहुत अच्छे से पता होगा, जहां पर आपके पास लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्यूमुलेटेड डाइन्स भी कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, हम लोग बात कर रहे हैं क्यूमुलेटेड डाइन्स, और इसी सिस्टम को हम एलीन्स कहते हैं। अगला जो सिस्टम होगा वो हमारे पास होता है स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है पहले। स्पाइरो कंपाउंड्स के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइक्लो एल्काइल एडीन्स, या फिर एल्काइल एडीन्स, या एल्काइल डाइइन साइक्लोएल्केन, जो भी नाम हो सकता है। मतलब जहां पर आपके पास एक रिंग और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। किस तरह का कंपाउंड है, जहां पर जिस मॉलिक्यूल में आपके पास कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक,
रिंग और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी। ये बातें हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइम पर कर रखी थी, जहां पर मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह बताए थे, उनकी बात कर रहे हैं। फिर अगला जो कंपाउंड होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइफिनाइल कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको एक नया टर्म और देखने को मिलेगा, एट्रोप आइसोमेरिज्म, सब बात करेंगे क्या होता है। और फिर हम एक लास्ट में सिस्टम और उठा लेंगे जिसका नाम होता है एडमेंटिन सिस्टम। ये सारे सिस्टम हमें डील करने हैं इस वाले टॉपिक में। मतलब इतने सारे कंपाउंड्स में जो कायरलिटी का रीजन है वो कहीं ना कहीं कायरल एक्सिस का प्रेजेंट होना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एलीन्स से। हमारी सबसे पहली हेडिंग है एलीन्स, और एलीन्स को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटेड डाइन्स। तो अगर हम सबसे पहले इस टॉपिक को और पीछे से स्टार्ट करें, डाइन्स हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। डाइन्स मतलब बोले तो जहां पर आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, है ना, पॉलीडाइन्स भी हो सकती है हमारी। एक तो वो होंगी जहां पर वह कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। एक वो होती हैं जहां पर अलग अलग आइसोलेट होती हैं, कॉन्जुगेटेड नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। और एक होती हैं जहां पर लगातार कॉन्जिक्यूटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं एलीन्स। तो सबसे पहले ये सिस्टम समझ में आ गया एलीन्स क्या होते हैं। अब हमारे पास एलीन्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एक तो एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आप हाइड्रोजन वगैरह ग्रुप्स वगैरह लगा लेना, मैं यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड को दर्शाता हूँ। एक एग्जांपल ये हो जाएगा। दूसरे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है, ये सब एलीन्स के एग्जांपल हैं। ऐसे ही और मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो ये सब क्या है, एलीन्स के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पर हम एलीन्स को क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको एलीन समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम एलीन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं जहां पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड हो कैसी हो, इवन नंबर हो। एक तो हम कर सकते हैं जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड क्या हो, इवन हो। और एक हम कर सकते हैं जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड क्या हो, ऑड हो। आ रही बात समझ में। तो एलीन्स को इस तरीके से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक वह एलीन जहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी लगातार, और एक वह एलीन जहां पर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगी लगातार। अब अगर आपको एलीन सिस्टम में ये समझना है कायरलिटी कैसे आ रही है, तो सबसे पहले आपको इवन नंबर और ऑड नंबर की बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं एक तरीके से, अपनी हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एलीन्स। तो हम बारी बारी दोनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहां पर डबल बॉन्ड उस एलीन में क्या हो, आपके पास इवन हो। ये कुछ नया नहीं है, ये सब बातें पुरानी हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टाइम मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एटम प्रेजेंट होंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एलीन में इवन नंबर एलीन की बात करता हूं तो मैं आप लोगों के सामने दिखाई देता हूं कि आखिरकार है क्या। मॉडल से आपको याद आ जाएगा बहुत अच्छे से। अगर मैं यहां बात करूंगा तो एक डबल बॉन्ड तो यहां प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड यहां प्रेजेंट है। ये आपके पास टर्मिनल कार्बन एटम है। तो सबसे पहली बात आपको यहां पर यही दिख रही है कि जो इसके टर्मिनल कार्बन एटम है ये क्या है, एक प्लेन में नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन में है। सबसे पहली बात आपको यहां से ये निकालनी है कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलीन्स होती है तो उसमें जो इसके टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो हमेशा किस में होते हैं, डिफरेंट प्लेन में होते हैं, पहली बात। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो हम कहेंगे ये एक तरीके की स्टैगर्ड ज्योमेट्री है। अब स्टैगर्ड क्या होता है, आप स्टैगर्ड को यूं समझ लीजिए अभी कि जहां पर एक एटम के पीछे जस्ट उसके पीछे दूसरा एटम नहीं आ रहा, मतलब इसके पीछे कोई दूसरा एटम नहीं आ रहा, इसके पीछे कोई दूसरा एटम नहीं आ रहा, इसके पीछे कोई दूसरा एटम नहीं आ रहा, इसके पीछे कोई दूसरा एटम नहीं आ रहा। पहली बात हम लिखते चलते हैं, इसी से हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि यहां पर जो आपके पास टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं, टर्मिनल कार्बन एटम शुड लाई
ऑन डिफरेंट प्लेन। सबसे पहली बात तो ये आ रही है, बिल्कुल सही बात है कि जो इसके टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं वह डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं। और जो दूसरी बात हमारे पास निकल के आ रही है, यह एक तरह की क्या है, स्टैगर्ड ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है, स्टैगर्ड ज्योमेट्री है। मतलब स्टैगर्ड का होता है कि एक बॉन्ड के जस्ट पीछे उसके कोई बॉन्ड नहीं है या एटम नहीं है, ठीक है। और इस इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलियंस को आप कंपेयर कैसे करोगे, आप कंपेयर करोगे मीथेन से। कैसे कंपेयर करोगे, मीथेन से कंपेयर करोगे। आपने मीथेन स्ट्रक्चर देखा है, उसी स्ट्रक्चर से आपको यहां पर कंपेयर करना है। आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको आरएस नेमिंग सिखाया था, याद आया। और आरएस नेमिंग के टाइम पे मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि जो आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलियंस होती हैं वो क्या होता है, इस मीथेन के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का एलोंगेटेड फॉर्म होता है। ये सब बातें मैं वो यूज कर रहा हूं जो मैंने पहले बता रखी हैं। ये सब बातें आपकी हेल्प करने वाली हैं। मतलब अगर मैं अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर अब आपके पास कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। जरा ध्यान देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आपके पास H, यहां पर आपके पास H, यहां पर आपके पास H, यहां पर आपके पास H। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको लगेगा ये वाले एटम के पीछे जस्ट ये एटम है, ये वाले एटम के पीछे जस्ट एटम है, और ऐसा भी लगेगा इस स्ट्रक्चर को देखकर कि ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं इसका सही स्ट्रक्चर समझाऊं बहुत अच्छे से, सही तो ये भी है, लेकिन हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और वो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना ही कहा जहां पर आप ऑब्जर्व ना कर पाओ। अगर हम यहां पर सही बात करें, देखो चीजों को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। अगर एक बार आप ये चीजें सीख जाओगे ना तो फिर ये आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगी। तो सही बात हमारे पास क्या होगी, तो सही बात को हम ऐसे दर्शाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां पर अगर हम इसको इस प्लेन में दर्शाएंगे तो इनको हम कुछ इस तरीके से दर्शाने वाले हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। जरा फील करो इस बात को। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों टर्मिनल कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट प्लेन में है। यहाँ पे आपके ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। इनको मान लो मैं एक समय के लिए इससे दर्शा रहा हूं, और इस वाले को मैं ये जो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, देखो ऐसे ही तो दिखाऊंगा डैश से, वेज से मतलब, और आपसे दूर जाते हुए दिख रहा है वो कैसे दिखाऊंगा, डैश से। तो बस ये दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बोलिए, तो हमेशा हमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ऐसी एलियंस को इस तरीके से ही दर्शाना है। और हमें इस स्ट्रक्चर को देख के सबसे पहले ये बातें चलनी चाहिए दिमाग में कि टर्मिनल कार्बन एटम शुड लाई ऑन डिफरेंट प्लेन, पहली बात। फिर यहाँ पर स्टैगर्ड ज्योमेट्री होती है, और फिर यहाँ पर जो मीथेन होता है उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और एलोंगेटेड फॉर्म होती है। अब मैं यहाँ पर आपको ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं बताने वाला, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अब हम इससे ही सारी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाली बातें लेके आ जाएंगे, एक एक करके सारी बातें आ जाएंगी। और पहले अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ भी रखे हैं तो वो याद भी आ जाएगा। यही तो रीजन था जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाया था, इसी रीजन की वजह से, ताकि आपके जो ये आगे चल के दिक्कतें होंगी वो खत्म हो जाएंगी उस समय। तो पॉइंट को समझो, इवन नंबर का तस्वीर समझ में आ गया। इवन नंबर की तस्वीर कैसे याद रखोगे, यहाँ पर जो टर्मिनल है इसको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो है ऐसे और ऐसे डिफरेंट प्लेन है, ठीक है। अब इसके बारे में और हम बहुत सारी डिफरेंट बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। देखो, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगी तो उसके लिए आप कैसे फील कर सकते हो कि जो टर्मिनल कार्बन एटम होंगे वो सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। सबसे पहली बात, अगर वो सेम प्लेन में है, उसके बाद जो अगली बात है कि हमने यहाँ स्टैगर्ड ज्योमेट्री कही है, हम वहां कहेंगे इक्लिप्स ज्योमेट्री। इक्लिप्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक एटम के पीछे जस्ट दूसरा एटम आएगा, वहां पे आएगा, अभी देखना। और तीसरा हमने इसको कहा है मीथेन का एलोंगेटेड फॉर्म, हम उसको कहेंगे जो इथीन होती है, इथीन, उसी इथीन का एलोंगेटेड फॉर्म होता है। और इथीन तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और आपको कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि जो इथीन है अगर वो प्लेनर मॉलिक्यूल है तो हर दुनिया के प्लेनर मॉलिक्यूल में एक स्लाइस कट होता है, आलू कट होता है, जिसकी वजह से उसमें POS प्रेजेंट होगा। और यदि POS प्रेजेंट होगा तो वह सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, तो वह अकायरल होगा, तो फिर इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
जो जो बातें मैं इथीन के लिए कर रहा हूं वही सारी बातें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलीन्स के लिए आ जाएंगी। क्योंकि अब आपको मैं दिखाई देता हूं क्या है, बिना मॉडल के तो आपको समझना ही एक तरीके से मुश्किल हो चुका है। ये है, अब अगर आप टर्मिनल देखो, पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, मैं कोई यहाँ पर वो नहीं कर रहा गलती टाइप का कि हाँ, इसमें टर्मिनल एटम किस में है, सेम प्लेन में है, पहली बात देखो एकदम सही आ रही है। अब देखो इस के पीछे जस्ट ये है और इसके पीछे जस्ट ये है, इसके पीछे जस्ट ब्लैक वाला और इसके पीछे जस्ट ये वाला, तो इसी को बोलते हैं इक्लिप्स्ड ज्योमेट्री। इक्लिप्स्ड ज्योमेट्री, तो इक्लिप्स का मतलब होता है एक एटम के जस्ट पीछे उसका दूसरा एटम। ये चीजें और कन्फर्मेशन आइसोमर्स में आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। अभी छोटा सा याद कर लो थोड़ा सा कि स्टैगर्ड का मतलब होता है एक के पीछे दूसरा एटम नहीं आ रहा, और इक्लिप्स का मतलब होता है जस्ट एक के पीछे दूसरा एटम आ रहा है। तो ये जो ऑड नंबर वाली एलियंस है ये इक्लिप्स ज्योमेट्री है। और तीसरी बात, अगर आप जरा ध्यान देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको जोड़ दूं तो ये क्या इथीन बन जाएगा, और अगर मैं इथीन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, इलोंगेट कर दूं, तो क्या बन गया, ऑड नंबर ऑफ एलियन। तो क्या इसमें आपको इस तरीके का आलू कट स्लाइस कट नहीं मिलेगा जहां पर सारे एटम जितने भी प्लेन में वो कटते हुए चले जाएंगे। और अगर आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा ही मिलेगी तो इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकता कभी भी, ये हमेशा सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर सुपर इम्पोजिबल है तो अकायरल होगा, अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कहने का मतलब सिंपल ये है, अब एक लाइन में आप समझ जाओ, जब भी हमें कायरलिटी को चेक करना होगा एलीन्स में तो हम ऑड नंबर ऑफ एलीन्स या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलीन्स को साइड में कर देंगे, उनमें कभी भी कायरलिटी नहीं आएगी। इस चीज को सबसे पहले नोट में लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट में हम क्या लिख रहे हैं, नोट में हम लिख रहे हैं जो ऑड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलीन्स हैं वह कैसे मॉलिक्यूल हैं, प्लेनर हैं। अगर प्लेनर हैं तो उनमें क्या आ जाएगा, स्लाइस कट आ जाएगा, और स्लाइस कट आ जाएगा इसका मतलब पीओएस आ जाएगा, पीओएस आ जाएगा इसका मतलब अकायरल हो जाएंगे, और अकायरल क्योंकि किसी भी सिमेट्री एलिमेंट का प्रेजेंट होना मतलब अकायरल, और अकायरल हो जाएंगे इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो जब हमें डबल बॉन्ड देखकर ही ये समझ में आ रहा है कि जब आप ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लोगे तो वह मॉलिक्यूल प्लेनर बनेगा, और अगर प्लेनर बनेगा तो पीओएस प्रेजेंट होगा, अकायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो फिर तो हमें देखना ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी एलीन में अगर आपको कायरलिटी चेक करनी है तो पहला पॉइंट होता है आपको वहां पर डबल बॉन्ड चेक करनी पड़ेंगी। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो आप क्रॉस कर दो, और यदि वहां पर इवन है, अब इवन को हम आगे स्टडी करते हैं। इवन के बारे में हमने ये सारी बातें कर ली। अब इवन हमारे पास कब कायरलिटी शो करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो किस वजह से कर रहा है, ये सब बातें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा मूव करते हैं आगे टॉपिक में।